एक बार फिर से वेलकम करता हूं सभी ड्राइवर भाइयों का आपके अपने परिवार दीपक टेक्निकल अड्डा में 3000 प्लस क्वेश्चन सीरीज में इंजन के सेगमेंट से आज ये हमारी तीसरी क्लास है। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक अच्छा स्कोर करने के लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जो पढ़ते हैं उस लैंग्वेज में और एग्ज़ाम की लैंग्वेज में काफ़ी फ़र्क होता है। इसलिए एसएससी लेवल पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस क्लास को अंत तक देखना है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो इंजन के सेगमेंट से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाए। दोस्तों, सभी क्लास की पीडीएफ व नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पिस्टन रिंग के दोनों सिरों के बीच कुछ गैप होता है, उसे पिस्टन रिंग गैप कहते हैं। इस गैप की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि पिस्टन कहाँ पर होता है इंजन में। तो पिस्टन कहाँ पर होता है? सिलेंडर के अंदर होता है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये इंजन ब्लॉक है। और इस इंजन ब्लॉक में ये गोल गोल क्या बने हुए हैं? सिलेंडर बने हुए हैं। इन सिलेंडर के अंदर लाइनर लगे होते हैं। लाइनर भी बिल्कुल गोल आकार में होते हैं, आगे क्वेश्चन में आप देखेंगे। और इनके अंदर क्या होता है? पिस्टन होता है। पिस्टन जब वर्क करेगा तो ऊपर से नीचे वर्क करता है। इस ऊपर से नीचे वर्क करने की जो गति होती है उसे बोलते हैं रेखीय गति। कौन सी गति बोलते हैं मेरे भाई? रेखीय गति। अच्छा, ये जो पिस्टन इसमें लगे होते हैं, इस पिस्टन में सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्राउन। और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, उस नीचे वाले हिस्से को अपन क्या बोलते हैं? स्कर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी हमने कल की क्लास में डिस्कस भी किया था। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले एक बार वो क्लास देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे। और दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ये हम डेली एग्जाम तक लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथियों, पिस्टन की हम बात कर रहे हैं। सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम क्राउन बोलते हैं। सबसे नीचे वाले भाग को स्कर्ट बोलते हैं। और सबसे ऊपर वाले भाग में देखो रिंग बनी होती है। क्या बनी होती है? रिंग बनी होती है। तो इन रिंग के नाम क्या है हमें ये पता होना चाहिए। सबसे ऊपर जो होती है वो होती है मेरे भाई कंप्रेशन रिंग। कौन सी होती है? कंप्रेशन रिंग। अच्छा, इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 2। आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद नीचे क्या लगी होती है? नीचे लगी होती है मेरे भाई ऑयल रिंग। क्या नाम होता है इसका? ऑयल रिंग। तो पिस्टन के अंदर सबसे ऊपर तो कंप्रेशन रिंग लगी होती है, इनकी संख्या 2 होती है। और नीचे क्या लगी होती है? ऑयल रिंग लगी होती है। पिस्टन की जो गति होती है वो ऊपर से नीचे रेखीय गति होती है। और पिस्टन में सबसे ऊपर वाले भाग को क्राउन बोलते हैं और सबसे नीचे वाले भाग को स्कर्ट बोलते हैं। अब अपने क्वेश्चन को देखिए। पिस्टन में जो ये रिंग लगी होती है, इन रिंग के बीच देखिए, दोनों सिरों के बीच ये जो गैप होता है ना, इस गैप की चौड़ाई की हमें बात करनी है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। देखिए ऑप्शन नंबर ए 0.178 से 0.55 mm, ये इन दोनों रिंगों के मध्य, दोनों सिरों के मध्य की चौड़ाई का क्या होता है? गैप होता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है। तो मेरे भाई, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें जंग नहीं लगती? साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये सिलेंडर लाइनर से क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए सिलेंडर लाइनर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होता है ड्राई लाइनर, फिर एक होता है वेट लाइनर और एक होता है फिन लाइनर। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज जो हमारा ये क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन है कि भाई कौन से लाइनर में जंग नहीं लगती है। तो साथियों,
ऑप्शन नंबर ए क्या है? ड्राई लाइनर। ड्राई लाइनर में क्या होता है कि पानी से संपर्क नहीं होता। जब पानी से संपर्क नहीं होगा तो जंग भी नहीं लगेगा, और इस लाइनर की जो मोटाई होती है वो 1.5 mm से 3 mm तक होती है। साथियों, ये जो लाइनर होते हैं ये सिलेंडर के अंदर लगे होते हैं। और क्यों लगाए जाते हैं? ताकि जब पिस्टन ऊपर से नीचे वर्क करेगा तो उसके घर्षण से अ, अगर घिसावट होगी तो इन लाइनर के अंदर होगी, ना कि इस सिलेंडर ब्लॉक के अंदर होगी। तो लाइनर को जब ये लाइनर घिस जाते हैं तो इनको चेंज कर देंगे, इसलिए हमें पूरे सिलेंडर को चेंज नहीं करना पड़ता। इसलिए हम लाइनर को लगाते हैं, और इन लाइनर के अंदर पिस्टन है जो रेसिप्रोकल मोशन में, रेखीय गति में ऊपर से नीचे वर्क करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सिलेंडर हेड में नट कसाई करते समय सिलेंडर हेड में नट कसाई करते समय कसावट नापी जाती है। साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि जो ऑप्शन नंबर ए है, टॉर्क रिंच। टॉर्क रिंच में जो प्रयुक्त टॉर्क होता है उस टॉर्क से क्या नापते हैं? इसकी कसावट को नापते हैं जब भी सिलेंडर हेड में हम नट को कसेंगे। इसका देखिए आंसर देखिए आप, सिलेंडर हेड में नट कसाई करते समय टॉर्क रिंच का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, किसका प्रयोग करते हैं? टॉर्क रिंच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिलेंडर हेड पर ऊपर की ओर क्या होता है? दबाव अधिक होता है, इसलिए दबाव को सहन करने हेतु निश्चित टॉर्क तक कसना जरूरी होता है, इसलिए टॉर्क रिंच का प्रयोग करते हैं। तो आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टूल्स है मेंटेनेंस संबंधित, तो उसमें जो टॉर्क रिंच है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक पिन को जोड़ने के लिए क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक पिन को जोड़ने के लिए जिन पुर्जों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे एक क्रैंक शाफ्ट है, और इस क्रैंक शाफ्ट के इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट भाग है, जैसे क्रैंक पिन जर्नल्स हो गया, मेन जर्नल्स हो गया, क्रैंक पिन होल हो गया। ठीक है, तो हमें इनमें ये बताना है कि क्रैंक शाफ्ट में जो क्रैंक पिन को जोड़ने के लिए जिन पुर्जों का अपन उपयोग करेंगे उस पुर्जे का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, क्रैंक वेब। क्या होगा मेरे भाई? क्रैंक वेब, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भाई, क्रैंक शाफ्ट की जो रचना है उसमें एक शाफ्ट होता है जो मुख्य बेरिंग में घूमता है। क्रैंक पिन संयोजक दंड के बड़े सिरे की बेरिंग में फिट होती है। क्रैंक पिन क्रैंक वेब को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ते हैं। ठीक है, क्रैंक पिन जो होती है ना वो क्रैंक वेब को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ती है। तो आपको मेरे भाई ये पता होना चाहिए कि क्रैंक शाफ्ट में जो क्रैंक पिन है उसको जोड़ने के लिए हम क्रैंक वेब का उपयोग करते हैं। ये एक पुर्जे का नाम है जो कि कहाँ पर होता है? क्रैंक शाफ्ट में होता है। अच्छा, नीचे वाले डायग्राम में आप देखिए, ये कंप्लीट क्या है भाई? ये क्रैंक शाफ्ट बनी हुई है, और इस क्रैंक शाफ्ट में क्या लगा हुआ है? ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, और पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट के बीच में ये क्या लगी हुई है? कनेक्टिंग रोड लगी हुई है। अच्छा, कनेक्टिंग रोड का काम क्या होता है? देखिए, पिस्टन की जो गति होती है ऊपर से नीचे, रेसिप्रोकल जो मोशन होता है, रेखीय जो गति होती है, उस रेखीय गति को वर्ताकार या घूर्णन गति में कन्वर्ट करना, ये काम किसका होता है मेरे भाई? कनेक्टिंग रोड का होता है। क्रैंक शाफ्ट को किस तरह से लुब्रिकेट किया जाता है? क्रैंक शाफ्ट को किस तरह से लुब्रिकेट किया जाता है, हमें ये बताना है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है क्रैंक शाफ्ट का, और इसमें लुब्रिकेशन के लिए क्या लगे होते हैं? ऑयल होल लगे होते हैं और ड्रिलिंग होल होता है। इन होल के माध्यम से क्या होता है? ये जो पार्ट है क्रैंक शाफ्ट, ये लुब्रिकेट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई ड्रिल होल के माध्यम से पंप ऑयल द्वारा क्रैंक शाफ्ट को लुब्रिकेट किया जाता है। और मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए क्रैंक शाफ्ट किसकी बनी होती है? स्टील फोर्जिंग की बनी होती है। कल की ही क्लास में ये मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद देखिए, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में क्रैंक शाफ्ट ही पहला ऐसा पार्ट है जिस पर पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन कनेक्टिंग रोड की सहायता से सर्कुलर मोशन, या फिर हम इसे बोलें घूर्णन गति, क्या बोलेंगे मेरे भाई? घूर्णन गति में परिवर्तित होता है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं वृत्तीय गति। ठीक है, जो ऊपर से नीचे पिस्टन वर्क करता है वो गोल गोल मतलब कि घूर्णन गति में कन्वर्ट हो जाएगा, किसके माध्यम से? कनेक्टिंग रोड के माध्यम से। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मोटर गाड़ी में
स्पार्क प्लग कब स्पार्क करता है? हमें ये बताना है कि मोटर गाड़ी में जो स्पार्क प्लग है वो कब स्पार्क करता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए आप देखिए, कंप्रेशन अवघात के अंत में करेगा, या पावर अवघात के अंत में करेगा, एग्जॉस्ट अवघात के अंत में करेगा, या फिर चूसन अवघात के अंत में करेगा। देखिए मेरे भाई, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक की लैंग्वेज और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क आपको मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए, कंप्रेशन अवघात के अंत में। जब मोटर गाड़ी में स्पार्क प्लग वर्क करेगा ना, तो देखिए स्ट्रोक होता है। सबसे पहले कौन सा स्ट्रोक होता है? सक्शन स्ट्रोक होता है, जिसे हम चूसन स्ट्रोक बोलते हैं। नंबर 2 पे क्या होता है मेरे भाई? कंप्रेस स्ट्रोक होता है। कंप्रेस स्ट्रोक में क्या होगा? जो आई हुई गैस है वो कंप्रेस होगी, और कंप्रेस होने के बाद मतलब जो उसका अंतिम समय होता है कंप्रेस होने का, उस समय स्पार्क प्लग के माध्यम से चिंगारी छूटती है और पावर स्ट्रोक अपना काम शुरू करता है। तो तीसरे नंबर पर जो स्ट्रोक काम करे कौन सा होगा? पावर स्ट्रोक। और पावर स्ट्रोक के काम करने के बाद जो जली हुई गैसें, उन गैसों को बाहर निकालने के लिए सबसे लास्ट में फोर्थ नंबर पर होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक के माध्यम से जली हुई गैसें साइलेंसर के द्वारा इंजन से बाहर निकल जाती है। तो आप ये देखिए, मोटर गाड़ी में स्पार्क प्लग कंप्रेशन अवघात मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में स्पार्क करता है ना। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में सिलेंडर का आयतन कम होता है एक तो, जिसमें क्या होता है कि ईंधन का दाब और तापमान बढ़ जाता है। जब कंप्रेशन स्ट्रोक काम करेगा तो उस समय क्या, सिलेंडर का आयतन तो कम होगा, है ना, और ईंधन का दाब और तापमान बढ़ जाएगा। और जो आपका पिस्टन होगा, इंजन में जो पिस्टन होगा मेरे भाई, वो बीडीसी से टीडीसी के अंत तक कंप्रेस करेगा। बीडीसी क्या होता है? बॉटम डेड सेंटर, और टीडीसी क्या बोलते हैं? टॉप डेड सेंटर। और इसी समय स्पार्क प्लग से क्या निकलती है? चिंगारी निकलेगी और फ्यूल का दहन होना स्टार्ट हो जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, बीडीसी से जब पिस्टन बीडीसी से कहाँ जा रहा है? ऊपर टीडीसी की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है मेरे भाई? टीडीसी की तरफ जा रहा है। टीडीसी क्या होता है? सिलेंडर के अंदर जहां तक पिस्टन का जो प्रारंभिक स्थान होता है, सबसे ऊपर जो प्रारंभिक स्थान होता है जहां तक पिस्टन पहुंच पाता है, उसे तो बोलते हैं मेरे भाई टीडीसी। और सबसे अंतिम जो स्थान होता है जहां तक पिस्टन आ पाता है, उसे बोलते हैं बीडीसी। तो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगा, सॉरी, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा और जो अंतिम समय होगा, तो उसमें क्या होगा? स्पार्क प्लग के माध्यम से चिंगारी आएगी, और उस चिंगारी जो निकलेगी उससे फ्यूल का दहन होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से, मेरे भाई पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होता है। हमें पिस्टन का व्यास और सिलेंडर के व्यास के बारे में पता होना चाहिए। आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो बाहरी जो संरचना है सबसे भारी, ये होती है सिलेंडर की। ठीक है, सबसे बाहरी जो इसे बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, तो इस सिलेंडर का एक ये सिरा मतलब सबसे पहला सिरा, और ये दूसरा सिरा, इन दोनों सिरों के बीच के भाग को अपन बोलते हैं बोर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? बोर। और इस सिलेंडर के अंदर क्या लगा होता है? पिस्टन लगा होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, सिलेंडर का साइज बड़ा है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिस्टन का व्यास सिलेंडर से बड़ा होगा या छोटा होगा? सिंपल सी बात है कि भाई पिस्टन तो सिलेंडर के अंदर लगा हुआ है ना, तो अंदर लगा है तो इसका व्यास भी कम होगा एज कंपैरिजन ऑफ सिलेंडर। तो पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कितना होता है? कम होता है मेरे भाई, ज़्यादा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस इंजन का पावर कम होता है? हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस इंजन का पावर कम होता है। देखिए हिट इंजन की जब हम बात करते हैं, उष्मा इंजन की जब हम बात करेंगे, तो उष्मा इंजन को मेरे भाई दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला तो आंतरिक दहन इंजन, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, शॉर्ट में इसे आईसी इंजन भी कहते हैं। तो आपको इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको पता होना चाहिए। इंटरनल कंबशन इंजन मतलब आंतरिक दहन इंजन,
ऐसा इंजन जिसमें दहन प्रक्रिया सिलेंडर के अंदर होती है उसे हम बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। इसके अलावा जो दूसरा टाइप है हीट इंजन का वो होता है एक्सटर्नल कंबशन यानी कि बाह्य दहन इंजन। मतलब इंजन में जो दहन प्रक्रिया है, इंजन में जो दहन प्रक्रिया अगर सिलेंडर से बाहर हो रही है ना, सिलेंडर से बाहर अगर दहन प्रक्रिया हो रही है तो वो कौन सा है, बाह्य दहन इंजन। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ईसी, मतलब एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन दोनों इंजन में से कौन से इंजन का पावर कम होता है, हमें ये बताना है कौन से इंजन का पावर कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो अंतर दहन मतलब जो आंतरिक दहन इंजन है एज कंपैरिजन ऑफ बाह्य दहन इंजन, इसकी जो क्षमता होती है, इसकी जो पावर होती है वो कम होती है। ठीक है मेरे भाई। और बाह्य दहन इंजन में जो एग्जाम्पल हो जाएंगे आपका भाप का इंजन। आपने देखा होगा शुरुआती समय में जो रेल चली थी उसमें भाप के इंजन थे। इसके बाद जो टरबाइन होते हैं बिजली बनाने वाले उसमें भी भाप के इंजन का उपयोग होता है। तो टरबाइन में और भाप में इनमें क्या होता है, बाह्य दहन प्रक्रिया होती है। तो ये इंजन का कौन सा टाइप होगा, बाह्य दहन इंजन। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही है कि अगर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे और अगर पावर की बात करेंगे तो आंतरिक दहन इंजन की पावर कम होती है जबकि बाह्य दहन इंजन की पावर ज़्यादा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेरे भाई यहाँ पे लगा लो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एसएससी इस बार एग्जाम ले रही है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को, आप डायग्राम नंबर 2 में देखिए, है ना। ये नंबर 1 डायग्राम है और ये नंबर 2 डायग्राम है। आप इस डायग्राम में देखिए कि पिस्टन जब टीडीसी पर पहुंच जाता है, ठीक है, तो पिस्टन यहाँ टीडीसी के ऊपर पहुंच गया और पहुंचने के बाद जो पिस्टन के ऊपर है ना ये जो स्थान है, ठीक है, पिस्टन के ऊपर ये जो स्थान है, इस स्थान में बचे हुए आयतन को, ठीक है, अब ये जो स्थान है ना इसे अपन बोलते हैं क्लियरेंस। क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, इसे हम बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम। और डायग्राम 2 देखिए आप, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करेगा, है ना, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करेगा तो इस कंप्लीट प्रोसेस को, है ना, इस कंप्लीट प्रोसेस को और इसके बीच का जो ये आयतन होगा इसे अपन बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन मेरे भाई इसी पर आधारित होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, क्लियरेंस वॉल्यूम। भाई पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर के स्थान जो बचा हुआ स्थान होता है उस स्थान के आयतन को हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्लियरेंस वॉल्यूम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसे याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखिए, पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी के बीच, पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी के बीच चूसित गैस के आयतन को क्या बोलेंगे, है ना। अभी मैंने बताया आपको जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करेगा, ठीक है, तो इस कंप्लीट को तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई एक स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है। और स्ट्रोक मैंने आपको बताया अगर 2 स्ट्रोक इंजन है तो उसमें प्रोसेस तो 4 होंगे लेकिन एक स्ट्रोक में 2 होंगे और दूसरे में कितने होंगे, 2 होंगे। अगर आपका इंजन 4 स्ट्रोक है तो उसमें चारों जो ऑपरेशन है वो अलग अलग स्ट्रोक में पूर्ण होंगे और चारों स्ट्रोक मिलके एक चक्र पूर्ण होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगा तो कंप्लीट जो प्रोसेस है मतलब अपना एक स्ट्रोक पूरा कर लेगा, ठीक है, लेकिन जो आयतन होगा उस आयतन को अपन क्या बोलेंगे, स्वेफ्ट वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, स्वेफ्ट वॉल्यूम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी के बीच चूसित गैस के आयतन को स्वेफ्ट वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच पिस्टन के चलने से सिलेंडर में जो आयतन विस्थापित होता है उसे स्ट्रोक आयतन या फिर स्वेफ्ट वॉल्यूम बोलते हैं। देखो यहाँ पर एक होता है मेरे भाई टोटल वॉल्यूम, है ना, हमने बात की क्लियरेंस वॉल्यूम की और स्वेफ्ट वॉल्यूम की। अगर आपको टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है
और आपके पास स्वेफ्ट वॉल्यूम है और आपसे पूछा जाए कि क्लियरेंस वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम में से स्वेफ्ट वॉल्यूम को घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इंजन में अतिरिक्त तेल की खपत, है ना, इंजन में अतिरिक्त तेल की खपत के कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहला देखिए, तेल पैन गैसकिट से तेल का रिसाव होना, बिल्कुल ठीक बात है। अगर गैसकिट से तेल का रिसाव होगा तो तेल की खपत इंजन में बढ़ जाएगी। तेल की कम गुणवत्ता मतलब कम क्वालिटी और जो लुब्रिकेशन की जो एफिशिएंसी अगर वो कम होगी तो भी क्या होगा, तेल की खपत बढ़ेगी। बुरी तरह से घिसी हुई पिस्टन रिंग, अगर पिस्टन रिंग घिसी हुई है तो जो कंप्रेस हुई गैसें हैं वो लीकेज होगी, लीकेज होने से क्या होगा, तेल की खपत बढ़ेगी, माइलेज नहीं बन पाएगा, गाड़ी में पिकअप नहीं बन पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे रीजन होते हैं, जैसे आप गाड़ी को अगर ओवरलोड में चला रहे हो ना, गाड़ी अगर आपकी ओवरलोड चल रही है तो भी इंजन पर दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो तेल की खपत बढ़ जाएगी। लुब्रिकेशन सिस्टम अगर ठीक नहीं है, ठीक है, अगर गाड़ी में लुब्रिकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, गाड़ी के जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी इंटरनल पार्ट है, अगर वो ठीक से लुब्रिकेट नहीं हो पा रहे, उनमें ऑयल ठीक से नहीं जा पाएगा, तो भी घर्षण की वजह से क्या होगा, ईंधन की जो खपत है वो बढ़ जाएगी। और अगर कूलिंग सिस्टम में खराबी है तो कूलिंग सिस्टम में खराबी होने से क्या होगा, इंजन ज़्यादा हीट होगा, इंजन ज़्यादा हीट होगा तो इंजन कुछ दूरी पे चलने के बाद बंद भी हो जाएगा और इंजन की जो माइलेज है वो तो कम हो जाएगी और साथ ही जो खपत है ईंधन की वो बढ़ जाएगी। और कोई भी अगर गैसकिट से रिसाव हो रहा है, तेल का रिसाव हो रहा है तो भी ऑटोमेटिक तेल की खपत बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई यहाँ पे इसका एकदम सही आंसर होता है। अगले क्वेश्चन को आप देखिए, किसी भी 4 स्ट्रोक वाले इंजन में चारों स्ट्रोकों के स्थान का जो क्रम होता है ना, सही क्रम, वो हमें बताना है। सभी ऑप्शन को देखिए आप, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। देखिए कई बार हमने बात की है कि स्ट्रोक के बारे में। सबसे पहला जो स्ट्रोक होता है वो मेरे भाई होता है सक्शन स्ट्रोक। कौन सा होता है, सक्शन स्ट्रोक। उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चूसन बोलते हैं। साथ में उसको इंग्लिश में एक नाम और भी होता है, इनटेक। इनटेक में क्या होता है कि एयर सिलेंडर के अंदर आती है। सक्शन स्ट्रोक कहें, चूसन स्ट्रोक कहें या फिर इनटेक स्ट्रोक कहें, इनमें क्या होता है, एयर अंदर आएगी। कहाँ पे आएगी, सिलेंडर के अंदर आएगी और पिस्टन को धक्का देगी, जिससे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। ठीक है मेरे भाई, कहाँ पे आएगा, पिस्टन है जो टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। तो सबसे पहला तो क्या हो गया, आपका सक्शन हो गया, मतलब कि इनटेक स्ट्रोक हो गया। उसके बाद कंप्रेशन हो गया। तीसरे नंबर पर क्या हो गया, कंबशन, जिसे हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। ठीक है, और चौथे नंबर पर एग्जॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका, है ना, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत, तीसरा गलत और ऑप्शन नंबर डी, इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो ये 4 स्ट्रोक क्रमबद्ध होते हैं, इनका क्रम मेरे भाई आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। स्टार्टिंग के समय गैसोलीन इंजन को आवश्यक होती है, स्टार्टिंग के समय गैसोलीन इंजन को आवश्यक होती है। मेरे भाई देखिए लैंग्वेज में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात करें गैसोलीन की, गैसोलीन का जहाँ भी नाम आ जाए आप वहाँ पे समझ जाना कि पेट्रोल इंजन की बात हुई है। किसकी बात हुई है, पेट्रोल इंजन की बात हुई है। तो स्टार्टिंग के समय जो गैसोलीन इंजन है उसमें क्या चीज़ आवश्यक होती है, देखो, अच्छे मिश्रण की, रासायनिक रूप से सही मिश्रण की, कमजोर या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब भी आप पेट्रोल इंजन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या फिर आप डीजल इंजन को स्टार्ट करेंगे, तो जो मिक्सचर होगा किसका, फ्यूल का और एयर का, फ्यूल का और एयर का जो मिक्सर होगा उसमें फ्यूल की मात्रा ज़्यादा होगी और एयर की मात्रा कम होगी। इस मिक्सचर को अपन बोलते हैं रिच मिक्सचर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, रिच मिक्सचर। और कुछ दूरी पे चलने के बाद गाड़ी आपकी इकोनॉमी, मतलब कि जो लीन मिक्सचर होता है उसमें आपका इंजन वर्क करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्यूल की मात्रा तो कम होगी और एयर की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो ऑप्शन ए है, मतलब कि स्टार्टिंग के समय जो गैसोलीन इंजन होता है उसमें अच्छे मिश्रण की आवश्यकता होती है, मतलब कि रिच मिक्सर की आवश्यकता होती है। और रिच मिक्सर में फ्यूल की मात्रा तो ज़्यादा होगी, एयर की मात्रा कम होगी।
क्योंकि जब आप इंजन को स्टार्ट करोगे तो उस समय अधिक टॉर्क हमें चाहिए होता है ना। जब आप गाड़ी को पहले गियर में चलाते हैं तो क्या होगा, स्पीड तो मेरे भाई कम होगी, लेकिन टॉर्क कितना होगा, टॉर्क ज़्यादा होगा। और जैसे आप गाड़ी को टॉप स्पीड में चलाएंगे तो टॉप स्पीड में क्या होगा कि टॉर्क तो कम हो जाएगा और स्पीड गाड़ी की बढ़ जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, स्पूलिंग प्रज्वलन का प्रबंध खालिस्तान में नहीं किया जाता है। देखो फिर से वही लैंग्वेज का खेल है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम की लैंग्वेज में और आपकी लैंग्वेज में जो आप पढ़ते हो उस लैंग्वेज में दिन रात का फर्क होता है। आपने आपने नाम सुना गैसोलीन का, ठीक है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा आपने गैसोलीन के बारे में। और एक आप पढ़ते हैं पेट्रोल के बारे में, पेट्रोल इंजन, ठीक है। और अगर स्फुलिंग प्रज्वलन की बात करेंगे तो भी कौन सा होगा, ये पेट्रोल इंजन ही होगा। तो हमें पेट्रोल इंजन के बारे में बताना है कि इनका जो प्रज्वलन है, मतलब जो फायरिंग ऑर्डर है या फायरिंग का जो प्रबंध है वो किस में नहीं होता। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें तो वैसे क्वेश्चन ALP जो कि असिस्टेंट लोको पायलट है 2004 में पूछा गया था। तो ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए में पेट्रोल की बात हो रही है, ऑप्शन बी में पेट्रोल की बात हो रही है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या डीजल इंजन की बात हो रही है ना। और क्या कह रहा है, नहीं किया जाता है ना, नहीं की बात हुई है। अगर होने की बात होती है तो पेट्रोल में तो हो ही रहा है ऑलरेडी, लेकिन नहीं पूछा है, नहीं का मतलब डीजल इंजन इसमें नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, इंजन ब्लॉक और ऑयल संप के बीच की जो पैकिंग है ना वो किसकी बनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असिस्टेंट लोको पायलट 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इंजन ब्लॉक और ऑयल संप के बीच की जो पैकिंग है वो किसकी बनी होती है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पैकिंग है, इस पैकिंग को एक तो कोर्क, और कोर्क के साथ में एक फैल्कोइड और फैल्कोप्रीन, है ना, ये तीनों जो एलिमेंट्स है, इन तीनों एलिमेंट से मिलकर क्या बनी होती है, ये पैकिंग बनी होती है जो कहाँ पे लगाई जाती है, इंजन ब्लॉक और ऑयल संप के बीच में। देखिए कोर्क अधिक दाब सहन कर सकता है, कोर्क की यहाँ पे विशेषता की बात हुई है कि कोर्क अधिक दाब सहन कर सकता है, सिकुड़ता है और अधिक फैलता भी है। फैल्काप्रिन एक सिंथेटिक रबड़ कंपाउंड है, इस पर क्या होगा कि तेल और ग्रीस का असर नहीं होता, है ना। फैल्काप्रिन जो एक सिंथेटिक रबड़ कंपाउंड है, इस पर क्या नहीं होगा, तेल और ग्रीस का असर नहीं होता। और जो सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड में क्या होता है, कॉपर एस्बेस्टस पैकिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक नया क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है कि सिलेंडर हेड में कौन सी पैकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉपर एस्बेस्टस, ठीक है मेरे भाई। सिलेंडर हेड में तो कॉपर एस्बेस्टस पैकिंग का उपयोग करेंगे, लेकिन इंजन ब्लॉक और ऑयल संप के बीच की जो पैकिंग होगी वो कोर्क कोर्क की बनी होगी, ठीक है। उसमें कोर्क है, फैल्कोइड है और फैल्कोप्रीन, इन तीनों से बनी होती है क्या, इंजन ब्लॉक और ऑयल संप के बीच लगी हुई जो पैकिंग होती है इन तीनों की बनी होती है। चलिए हम इंजन के पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे पूरे इंजन के पार्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो एक बार वन बाय वन हम इनको भी समझेंगे। सबसे पहले देखिए तो ऊपर आप देख रहे हैं ये है सिलेंडर हेड कवर, इसे हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर हेड कवर बोलते हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हो टैपिट कवर। क्या बोलेंगे मेरे भाई, टैपिट कवर। सिलेंडर हेड कवर के नीचे क्या लगा होता है, सिलेंडर हेड लगा होता है, ठीक है मेरे भाई, क्या लगा होता है, सिलेंडर हेड लगा होता है। अच्छा सिलेंडर हेड और सिलेंडर हेड कवर, इन दोनों के बीच में सिलेंडर हेड गैस्केट कवर होता है ना। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन जो आपका सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड में क्या क्या चीज़ें लगी होती है आपको उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बता दें रोकर आर्म, ठीक है, रोकर आर्म जो भाग है ये होता है कैम साफ्ट का। किसका होता है मेरे भाई, कैम साफ्ट का होता है। और कैम साफ्ट के ऊपर रोकर आर्म होती है जिसमें क्या लगे होते हैं, कैम लगे होते हैं। और कैम का काम क्या होता है मेरे भाई, कैम का काम होता है वाल्व को खोलना और बंद करना। इसी कैम साफ्ट के जरिए, इसी कैम साफ्ट के जरिए जो फ्यूल पंप होता है और उसको मतलब कि घुमाया जाता है, ठीक है, कैमशाफ्ट। और इसमें एक पुली लगी होती है, उस पुली के ऊपर फैन बेल्ट के जरिए उसको घुमाया जाता है। अच्छा सिलेंडर हेड के नीचे क्या लगा होता है, इंजन ब्लॉक होता है। इसे सिलेंडर ब्लॉक कहें या फिर इंजन ब्लॉक कहें, इन दोनों के बीच में हेड गैस्केट होती है।
क्या होती है? हेड गैस्केट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है हेड गैस्केट के बारे में। तो हेड गैस्केट कहाँ पे लगी होती है मेरे भाई? सिलेंडर हेड और इंजन ब्लॉक के बीच में लगी होती है। चलिए, इसके नीचे जो बचा हुआ भाग है उसे बोलते हैं ऑयल पैन या ऑयल सम्प बोलते हैं, जहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा होता है। और इसी ऑयल सम्प का एक नाम और भी होता है, इसे हम बोलते हैं क्रैंक कैस। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्रैंक कैस। क्रैंक कैस कहें या फिर आप ऑयल सम्प कहें। अच्छा, इसके अंदर क्या ऑयल पंप लगा होगा? क्या लगा होगा? ऑयल पंप, जिसके माध्यम से इंजन के जो इंटरनल पार्ट है उन पार्ट्स में लुब्रिकेशन का काम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा हुआ है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ठीक है, तो ये जुड़ा होता है एग्जॉस्ट वाल्व से। कहाँ जुड़ा होता है? एग्जॉस्ट वाल्व से जुड़ा होता है। देखिए, अगर आपका इंजन एक सिलेंडर है तो उसमें एक एग्जॉस्ट वाल्व भी होगा। क्या होगा? एक एग्जॉस्ट वाल्व। अगर आपका इंजन 4 सिलेंडर है तो उसमें क्या होंगे? 4 एग्जॉस्ट वाल्व। तो उन चारों देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये चारों जो सिलेंडर है ना, उन चारों सिलेंडर के जो एग्जॉस्ट पोर्ट है, जो एग्जॉस्ट वाल्व है, उनके ऊपर क्या लगा होता है? ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा होता है, जो कि चारों वाल्व से जो जली हुई गैसें निकलती है उनको एक ही मतलब एक ही जगह पर ले आता है। और इसके आगे क्या लगा होता है? साइलेंसर लगा होता है, जिसके माध्यम से वो जली हुई गैसें बाहर निकल जाती है। अच्छा, साइलेंसर का काम क्या होता है यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए। साइलेंसर जो होता है वो इंजन से निकलने वाली जहरीली जो गैसें होती है और जो खतरनाक आवाज़ होती है, उस आवाज़ को कम करता है और उन जहरीली गैसों को कम करके और बाहर वायुमंडल में छोड़ देता है। ये काम किसका होता है? साइलेंसर का होता है। मेनली जो मेन काम होता है साइलेंसर में, वो होता है खतरनाक आवाज़ को कम करना। जब इंजन चलेगा तो उसके अंदर की जो आवाज़ होती है, तो तीखी आवाज़ें होती है ना, उन तीखी आवाज़ों को कम करके और जो जली हुई गैसें हैं उनको बाहर निकाल के वायुमंडल में छोड़ना, यही काम किसका होता है? साइलेंसर का होता है। सेम ऐसे ही 4 सिलेंडर इंजन है तो प्रत्येक सिलेंडर पर क्या लगा होता है? एक इनटेक वाल्व होता है। क्या होता है? इनटेक वाल्व होता है। और इन इनटेक वाल्व से क्या आती है? एयर सिलेंडर के अंदर आती है। ठीक है, चारों सिलेंडर में आएगी। तो इनके बाहर क्या लगा होगा? इनटेक मैनिफोल्ड। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ना मेरे भाई, ये कौन सा है? इनटेक मैनिफोल्ड है। ठीक है, और इसमें जो 4 छिद्र हो रहे हैं, ये चारों सिलेंडर के ऊपर जो इनटेक वाल्व होते हैं वहाँ पे लगे होते हैं। ठीक है, और इसके आगे क्या लगी होती है? इनटेक मैनिफोल्ड गैस्केट। ठीक है, जितने भी पार्ट इंजन से जुड़े हुए हैं, सभी भागों को आपस में जोड़ रहे हैं, उन सभी के बीच में गैस्केट जरूर यूज़ होती है, ताकि उनके जो अंदर का ऑयल है, जो जली हुई गैसें हैं या फिर जो आने वाली जो कंप्रेस गैस है, वो लीकेज ना हो। ठीक है, इसलिए हम गैस्केट का यूज करते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। क्वेश्चन आपके सामने है, क्रैंक साफ्ट व कैम साफ्ट की गति का जो अनुपात है ना, वो यहाँ पे पूछा है। आरआरबी अजमेर, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा थी, इस परीक्षा में 2004 में मेरे भाई ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि क्रैंक साफ्ट व कैम साफ्ट की गति का अनुपात हमें ये बताना है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, सबसे ऊपर जो है ना, ये जो रोड लगी हुई है, इस रोड को अपन बोलते हैं कैम साफ्ट। इस कैम साफ्ट के ऊपर ये क्या लगे हुए हैं? ये कैम लगे हुए हैं। ठीक है, जिसे रोकर आर्म या फिर चिड़िया बोलते हैं लोकल भाषा में। ठीक है, तो ये जो कैम लगे हैं ना, इन कैम का काम क्या होता है? वाल्व को खोलना और बंद करना। ये नीचे वाल लगे हैं, इन वाल्व को खोलना और बंद करना, ये काम किसका होता है? कैम का होता है। ठीक है, और इस कैम शाफ्ट से क्या जुड़ी हुई है? टाइमिंग बेल्ट। टाइमिंग बेल्ट, अच्छा, टाइमिंग बेल्ट का जो एक सिरा है वो बड़ा होता है और जो दूसरा सिरा है वो छोटा होता है। जो बड़ा वाला सिरा होता है वो कैम शाफ्ट से जुड़ा हुआ है और जो छोटा वाला सिरा होता है वो क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है। अच्छा, कैम शाफ्ट की जो पुली घूमती है ना, वो क्रैंक शाफ्ट की वजह से घूमती है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट की वजह से घूमती है। तो ये मेरे भाई आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, 2:1। क्रैंक साफ्ट और कैम साफ्ट का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2:1। ठीक है मेरे भाई, क्यों? देखिए, जब कैम साफ्ट एक चक्कर पूरा करेगा, जब कैम साफ्ट का एक चक्कर पूरा होता है तो क्रैंक साफ्ट 2 चक्कर पूरे कर लेता है, क्योंकि
क्रैंक शाफ्ट की जो पुली होती है वो छोटी होती है एज कंपैरिजन ऑफ कैम शाफ्ट। तो कैम शाफ्ट अपना एक चक्कर पूरा करेगा तो क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर हो जाएंगे। इतने समय में इनलेट या एग्जॉस्ट वाल्व एक बार खुलता है और बंद होता है। पिस्टन के 4 स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर और कैम शाफ्ट का 1 चक्कर पूरा होता है। ठीक है, जब 1 चक्कर पूरा होगा तो इसमें क्या होगा, जो इनलेट और जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो एक बार खुलेंगे और एक बार बंद होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं मेरे भाई। कैम शाफ्ट का कार्य यहाँ पर पूछा गया है। कैम शाफ्ट का कार्य, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है कि कैम शाफ्ट जो होती है ना, वाल्व मैकेनिज्म जो होता है ना वो कैम शाफ्ट के द्वारा ही ऑपरेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, इंजन वाल्व को चलाना। ठीक है, इंजन वाल्व जो मैकेनिज्म है वो कैम शाफ्ट के द्वारा वर्क करता है। जो वाल्व के खुलने और बंद होने का काम होता है वो कैम शाफ्ट में लगे कैम के द्वारा होता है। ऑयल पंप को चलाना, ये भी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्यूल पंप, ऑयल पंप, फ्यूल पंप और इंजन वाल्व ये तीनों ही किससे ऑपरेट होंगे, ये भाई कैम शाफ्ट के माध्यम से ऑपरेट होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कैम शाफ्ट द्वारा चक्रीय गति को, है ना, चक्रीय गति को रेखीय गति में बदलना, है ना, कैम कैम द्वारा चक्रीय गति को रेखीय गति में बदला जाता है। ऑयल पंप को चलाया जाता है, फ्यूल पंप को चलाया जाता है, इनलेट तथा आउट वाल्व को चलाया जाता है। किसके माध्यम से, कैम शाफ्ट के माध्यम से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ नया आपने सीखा होगा और जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है उन चीज़ों की आपने प्रैक्टिस की होगी। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से मन लगा के शिद्दत से मेरे भाई पढ़ाई कीजिए। अगर आप मन लगा के शिद्दत से पढ़ाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन के लिए उसको दबाना ना भूलें। जय हिंद साथियों।